नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है अखुनज़ादा चटान साहब ने। चटान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। PMLN से हमें ज्वाइन किया है अता तारर साहब ने। अता तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बल्कि खासे अता तारर साहब मसरूफ़ रहे हैं रिसेंटली, तो हमारे प्रोग्राम में बहुत कम शिरकत रही है। तो आज हमने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से अता तारर साहब का हम कामयाबी से वक्त हासिल कर सकें, और आज हम उसमें किसी हद तक कामयाब हो भी गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। अहम सवाल के आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में जो अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर सबका इंतजार है, और फिर इंतजार इस बात का है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब की तरफ से ऐलानात होते रहे हैं कि जी हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे, तो क्या जो मुलव्विस लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखें अली मुमताज़ साहब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम से एहतसाब का वादा किया हुआ है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से एहतसाब का वाक़या किया है, और ख़ास तौर पे चीनी और आटे के हवाले से स्टेटमेंट्स हमारी लीडरशिप की मौजूद हैं, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा जब इसकी रिपोर्ट आएगी। और इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि किसी का ताल्लुक पीटीआई से है या किसी और जमात से है। देखिए, ये तो एक असूली बात हो गई। अब मैं तो बल्कि यहाँ ये भी कहूँगा कि सिर्फ हमें चीनी और आटे की रिपोर्ट तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि आईपीपीस के हवाले से भी जो सूरत हाल है, और जिसमें पाकिस्तान जो पिछले 20-25 साल से एक लूट मार है, उसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। उसमें भी जो लोग मुलव्विस हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या किसी और पार्टी में हो या किसी और शोबे से उनका ताल्लुक हो, वो भी सामने आनी चाहिए। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री जो है वो भी इस मुल्क में, उसने कंज्यूमर की जो है वो जो उसके साथ जो सलूक कर रही है, उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हमने चूंकि वादे किए हैं, इसलिए हमें इन तमाम शोबों में जिसमें अवाम की इससे पहले नहीं सुनी गई, सुनी जानी चाहिए, और इसमें बिला इम्तियाज जो है वो एहतसाब होना चाहिए। ठीक है अता तारर साहब, आपने जवाद साहब, अहमद जवाद साहब की राय सुन ली कि इसमें कोई तफरीक नहीं होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि साथ में उनका ये भी कहना है कि इसके अलावा जो ये आईपीपीज वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इससे पहले मुल्क को लूटते रहे हैं उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री जिस तरह से कंज्यूमर को लूटती रही है, ऑटो इंडस्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब। मैं कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे अहमद जवाद साहब को सुन नहीं सका, आपने अच्छा किया कि रिपीट कर दिया जी। देखिए, बात यह है कि जो 126 दिन के धरने थे, और उसमें जो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के हवाले से नारे थे, और फिर चोरों को उल्टा लटकाने, फांसी देने, जेलों में डालने, डंडे मारने के जो नारे थे, वो नारे धरे के धरे रह गए। ये हुकूमत चले मईशत फेल हो गई, वबा, कोरोना की वबा आने से पहले ही आपका ग्रोथ रेट 1.9 पे आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत की लकीर से कई लाख अफराद नीचे चले गए, आप एक ईंट ना लगा सके, कर्जे आपने हमारे से दुगने ले लिए, आप नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं, चलें छोड़ दिया, माफ किया, आपने मुल्क तबाह कर दिया, कोई बात नहीं, आप में ये अहलियत नहीं थी। अगला इलेक्शन आएगा, जब भी आएगा अवाम अपना मैंडेट का हक इस्तेमाल करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मगर आपकी चोरी को ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। ये जो मासूमियत के साथ है ना जी, सबको सजा मिलेगी। मुझे अली मुमताज साहब आप खुद बताइए, सरकार को क्या ये नहीं पता कि किस मिल में कितना स्टॉक था या कितना है, किसको कितनी सब्सिडी दी गई, किसने कितना एक्सपोर्ट किया, किसने कितना मुनाफा कमाया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सा नुस्खा कीमिया है, इसमें क्या ऐसी बात है कि जो समझ नहीं आ रही और अवाम के सामने लाई नहीं जा सकती। ये रोज रोज कौम को टोपी पहनाना, फरवरी में रिपोर्ट आनी थी, दबा दी कि जी नहीं ये ना काफी है, भाई उसको पब्लिक किया जाता कि इसमें क्या बात ना काफी लगी आपको। फिर अप्रैल में रिपोर्ट आई, वो भी दबा दी गई। अप्रैल के एंड में जाके एक चैनल पे बकायदा एक स्पेशल असिस्टेंट साहब हैं, काबीना के मेंबर हैं, उन्होंने तस्लीम किया कि ये लीक की गई है। जब लीक की गई तो उसके बाद आपने देखा कि जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने ब्रीफ केस और अपने हवाई जहाज के जरिए पंजाब हुकूमत बनाई थी, जो ना सुप्रीम कोर्ट से नाहल होते हुए भी
पॉलिसी फैसले करते हैं, हुकूमत को बताते हैं कि हुकूमत ने कहाँ क्या पॉलिसी अपनानी है, जब वो 100 अरब से ऊपर मुनाफा कमाते हैं, वजह 56 करोड़ सब्सिडी, डॉलर का रेट 150 से ऊपर, जब आपने एक्सपोर्ट किया और आपको पता था कि मकामी मार्केट में किल्लत है, चीनी की साल की पैदावार है 5.2 मिलियन टन जो इस शॉर्टेज वाले साल में हुई, मांग भी 5.2 मिलियन टन है। अब जहांगीर खान तरीन साहब ने फायदा लिया, अरबों का फायदा लिया डॉलर की रेट की वजह से, सब्सिडी की वजह से, फिर जब किल्लत पैदा हुई तो लोकल मार्केट में जो चीनी बेची उस पे मुनाफा कमाया, 3 तरह से मुनाफा कमाया, तकरीबन 100 अरब उसका तखमीना है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि उन्होंने तो मुनाफा कमा लिया, मगर ये जो फैसला किया गया चीनी एक्सपोर्ट करने का, बावजूद इसके कि शॉर्टेज थी, क्या वो मुस्तफा इंपैक्ट का 2016 का केस ये नहीं कहता कि द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज द गवर्नमेंट? क्या कैबिनेट ने और ईसीसी ने ये फैसला नहीं किया? तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये चोरी किसने करवाई है और क्यों करवाई है? वजह सिंपल है, ठीक है, जिन लोगों ने धरने फंड किए, जिन लोगों ने जहाजों की सैरें कराई, जिन्होंने पार्टी फंडिंग की, ये सब उनकी मरहूने मिन्नत है, उनके लिए ये मेला सजाया फिर गया अगर है। ये सब लोग इतने स्ट्रांग हैं और इतनी बैकिंग करते रहे हैं हुकूमत की, हुकूमती पार्टी की, तो फिर क्या आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल के उनको इसमें से निकाल दिया जाएगा, सेफ पैसेज मिल जाएगा या उनको सजा मिलेगी? नहीं, देखिए ना, उन्होंने 2 सिग्नल्स दिए हैं टॉक शोज में आके, उन्होंने 3-4 किस्म के थ्रेट्स दिए हैं, फिर उन्होंने अपनी एक तस्वीर शाया करवाई जिसमें वो पंजाब के 6 एमपीएस जो इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है उनसे मीटिंग कर रहे हैं। वो सिग्नल था कि मुझे छेड़ा गया तो ये बुजदार खान की जो हुकूमत है, सरदार उस्मान खान बुजदार की, ये भी मेरे मरहूने मिन्नत है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो ताखीरी हरबे हैं, ये टाइम बाय किया जा रहा है, इसमें इन्होंने क्लीन चिट देनी ही देनी है। वरना देखे ना, मेरी बात सुने कि जहांगीर खान तरीन साहब तो चले नाहल हैं, आप कुछ ना कर सके, वो आज भी उधर बैठे हैं जहां पार्टी उनको बिठाती है। खुसरो बख्तियार साहब को इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री में प्रमोट क्यों किया गया? क्या उन्होंने सब्सिडी नहीं ली? बाकी लोग जो आपने एनर्जी की बात की, आईपीपीस की बात की, नदीम बाबर कौन है, रजाक दाऊद कौन है, ये सारे लोग आपकी काबीना में बैठे हैं। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है नैब की तरफ से ये कह के कि अगर ये गिरफ्तार ना हुई सबूत मिटा देंगे, ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। आधी काबीना आपकी चोरी में बैठी है, दवाइयों की चोरी है, आटे की चोरी है, चीनी की चोरी है, और इतने महीने गुजर गए हैं, फोरेंसिक किस चीज का है? आपके पास या तो रिकॉर्ड ना हो, इस मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है पिछले सालों से कंपेयर करके, जिन सालों में शॉर्टेज नहीं थी। इमरान खान साहब अपने कॉल की पासदारी करें और चोरों को जेल में डालें। ठीक हो गया। चटान साहब, आपकी तरफ आते हैं कि आपको लगता है कि जो चोर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने अवाम को लूटा और अवाम की मजबूरी का फायदा उठाया, उनको सजा मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली मुमताज साहब, आपके सवाल आने से पहले हमारे जो बाजोड़ का एजेंसी है वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की जलाबारी हुई है और हमारे लोगों के बस वही साल देखते वही काश्तकारी के लिए, तो वहाँ पे कड़े फसलें और जो सब्जियों के और फ्रूट्स के बागात है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं। तो सबसे पहले मैं मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबाई गवर्नमेंट से भी कि जो हमारे मुतासिरीन हैं इसका अजाला करे, इसके लिए कोई खुसूसी पेशेंस दे दी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो भाई ये किस तरह का इंसाफ है और किस तरह का कानून है कि जब आपकी कोई चोरी सामने आ जाती है तो इसके लिए तो आप फोरेंसिक रिपोर्ट बनाते हैं, इसके लिए तो आप कमेटी बनाते हैं, लेकिन अगर ये इल्जाम किसी अपोजिशन के खिलाफ आ जाते हैं तो पहले आप उसको जेलों में बेचते हैं, फिर उसको आप 90 दिन रिमांड पे रखते हैं, और फिर इसके बाद तो या तो हमारे लोगों को भी छोड़ दे, हमजा शरीफ को छोड़ दे, आप खुर्शीद शाह साहब को छोड़ दे, बाकी जितने लोग हैं उसको भी छोड़ दे। इसका जब रिपोर्ट आ जाएंगे, इस पे जब साबित हो जाएगा कि ये लोगों ने कोई करप्शन किया है तो आप इसको जेलों में डाल दें, या वही तरीका अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल करे, जहांगीर तरीन के लिए भी इस्तेमाल करे, जिन जिन लोगों के नाम रिपोर्ट्स में आ चुके हैं उन लोगों के नेब के हवाले करें, 90 दिन इसका भी रिमांड ले ले, उनको भी जेलों में भेज दे। क्योंकि हम तो अपोजिशन में, हम तो टेम्परिंग नहीं कर सकते रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड तो आप लोगों के पास है, तो अपने मिनिस्टरों को तो आप प्रोमोट कर रहे हैं, किसी को पे इल्जाम आ जाते हैं तो इसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, किसी पे इल्जाम आ जाते हैं तो इसे वो मिनिस्ट्री लेके सियाची मिनिस्ट्री दे देते हैं। तो दूसरी बात ये कि हमें तो सब्सिडी लेने वाले पे इतना एतराज नहीं है,
हमें जो इतराज है वो तो सब्सिडी देने वालों पे सब्सिडी है। देने वाले। इसका रिपोर्ट कब आएगा? क्योंकि सब्सिडी से तो हमें इतना नुकसान नहीं है। मुझे तो बहैसियत पाकिस्तानी जो नुकसान हुआ है, मैं अगर महीने में 1 किलो चीनी घर लेके आता हूं तो वो 1 किलो चीनी जो है वो इसमें से मुझसे 37 मेरे जेब पे 37 रुपए का और 40 रुपए का डाका पड़ता है। तो इस तरह से 22 करोड़ अवाम अगर ये मंथली 1-1 किलो चीनी भी किसी के घर में जाते हैं तो आप अंदाजा करें कि 22 करोड़ लोगों के जेबों से 37 रुपए पर किलो इसके जेब पे डाका पड़ता है। मैंने तो इसका पूछना है कि भाई कौन थे वो लोग, ये किसने ये फैसला किया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? फिर तो हम बॉर्डर पे वो लोग कौन थे जो जाके वहां पे मीटिंग करते थे और उन्होंने सप्लाई दिन रात स्टार्ट कर दिया और बॉर्डर स्कूल दिया और कह दिया कि उसको स्पीडी जो है उसको बेच दे। तो ये सारे ड्रामे हैं। हकीकत वही है कि जो मेरे भाई ने कह दिया, इनके एटीएम्स है जिन लोगों ने इस पे पैसा खर्च किया है, इनकी सियासत पे पैसा। जो हम पूछते थे कि भाई ये बंदा कहाँ से खाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, इसके डिक्लेयर असासी जो हैं वो एक अली मुमताज साहब, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे डिक्लेयर असासों से इमरान नियाज़ी के डिक्लेयर असासी जो हैं वो कम है। इसके बावजूद इसके ये खर्च है, इसका ये घर का मेंटेनेंस, मैं बनीगाला रहता हूँ, हेलीकॉप्टर में आते थे जाते थे, भाई ये कहाँ से हो रही है? वो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था इस बंदे पे वो आप एक एक करके, और ये हर बार इस तरह के डॉलर्स में माफिया ने उसको टीका लगाया, उन्होंने कहा कि एहतसाब होगा, लोग जेलों में डालेंगे। फिर मेडिसिन में हुआ, इन्होंने कहा कि लोग जेलों में जाएंगे। फिर चीनी में हुआ, ये कह रहे हैं कि जेलों में जाएंगे। कोई भी जेलों में जाने वाली नहीं है। अगर बीआरटी वाले जेलों में नहीं गई, अगर मालम जबा वाले जेलों में नहीं गई, अगर ये हेलीकॉप्टर केस वाले जेलों में नहीं गई तो ये भी जेलों में जाने वाली नहीं है। अगर एजुकेशन वाले जेलों में नहीं गई, ऐसे में कितनी मिसालें आपको दे दूं। ठीक है अता तारड़ साहब, नेब का अहमद जवाद साहब की तरफ दोबारा जाने से पहले मैं गवर्नमेंट का एहतसाब शुरू करूं तो आटा ये चीनी स्कैंडल में सब्सिडी की, चीनी स्कैंडल में जो सब्सिडी की बात है जिस पर अभी चटान साहब ने भी कहा कि जी सब्सिडी दी किसने, उनके बारे में पता होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका आपने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो अहमद जवाद साहब की तरफ जाने से पहले ये भी जरा वाजे कर दें, पीटीआई का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमने कितनी सब्सिडी दी है और आप अपनी गवर्नमेंट में कितनी सब्सिडी देते रहे हैं, इन्हीं लोगों को सब्सिडीज देते रहे हैं। भाई अगर हमने सब्सिडी दी जी, है और इसमें आवाम के जेबों पे कोई डाका पड़ा है, कोई चीनी का रेट बढ़ा है तो ठीक है, हम भी ले ले। जी जिन सालों में प्रोडक्शन ज्यादा थी, उन सालों की जिन सालों में प्रोडक्शन ज्यादा थी उस चीनी का क्या किया जाता? लोकल मांग पूरी हो रही थी, शॉर्टेज थी नहीं। दुनिया भर में जब एक्सपोर्ट की जाती है तो आप अपने एक्सपोर्टर को सहूलत देते हैं और उसको एक्सपोर्ट की एबिलिटी देते हैं कि आपका ज़र मुबादला बढ़ता है, आपका फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं और आपकी एक्सपोर्ट बिल में बेहतरी आती है, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होता है। तो जब शॉर्टेज नहीं थी तब सब्सिडी दी तो बुला लें, सारा रिकॉर्ड चेक कर लें। वो सारे जो साल जिनमें हमारे दौरे हुकूमत था उसमें सरप्लस था, डिमांड जो थी वो कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, एक्सेस चीनी बाहर भेजी गई, सबकी तरफ से भेजी गई, शॉर्टेज पैदा नहीं हुआ और डाका नहीं डाला गया और चोरी नहीं हुई। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चोरी नहीं हुई, डाका नहीं मारा गया। अहमद जवाद साहब, चटान साहब ने उनका कहना है कि एक तो ये कि सब ड्रामे हैं आपके, फिर जो अता तारड़ साहब ने भी कहा कि जहांगीर खान तरीन साहब वो साहब हैं कि जिन्होंने फंडिंग की और फिर उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई। उन्होंने बताना चाहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो फिर ये सब लोग हैं जनूबी पंजाब से, इनको वो एक तरफ कर देंगे और हुकूमत भी उन्हीं की कोशिशों से ये कायम हुई है, बुज़दार साहब की हुकूमत भी, फिर मेडिसिन वाले भी लोग जो थे वो भी सामने थे। और फिर चटान साहब का ये भी कहना कि जी कोई जेलों में नहीं जाने वाला है, ना बीआरटी में गया, ना मलम जबा के मामले में गया। देखें अली मुमताज साहब, मैं तो चटान साहब की तरह फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि क्या ड्रामा है या क्या ड्रामा नहीं है। हाँ, आजकल जो है वो अर्तुगरल एक ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसके अलावा तो मुझे किसी ड्रामे का नहीं पता। अब जो तारिर साहब ने बात की है, देखिए मैं जब आपने मेरे से ये सवाल किया था, मैं तो और यही पीटीआई का स्टांस है कि हम तो ये कह रहे हैं कि सब्सिडी चाहे पीएमएलएन के दौर में हुई है
दी गई है या पीटीआई के दौर में दी गई है, किन बुनियादों के ऊपर दी गई है, क्या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दी गई है या उसकी वजह से मुल्क के अंदर शॉर्टेज हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तमाम फैक्ट्स जो हैं ये सामने आने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उसका ताल्लुक किस दौर से है, चाहे वो पीटीआई से हो चाहे पीएमएलएन से हो। अता तारड़ साहब का अहमद जवाद साहब भी कह रहे हैं कि देखिए आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, पहले फरवरी की बातें होती रही, फिर 25 अप्रैल को आया, फिर फोरेंसिक भी चले गए। आप गवर्नमेंट, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी एक्सपोर्ट होनी थी, कितनी एक्सपोर्ट हुई, किसने कितना पैसा बनाया, कहां से सारे मामला चले, कौन मनूवरिंग करता रहा, ये सब चीजें आप गवर्नमेंट है आपके सामने है। देखिए अली मुमताज साहब, आप की अजम्पशन हो सकती है कि गवर्नमेंट है तो ये सारी चीजें देखें। जब आप एक वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो इतना कुछ सिंपल नहीं होता कि आपने जो है फाइलों में से रिकॉर्ड निकाला और उसके बाद आपने फैसला सुना दिया। आपने अगर एक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें इतनी जान होनी चाहिए कि कल वो जाके किसी कोर्ट में स्टैंड कर सके। आप इन्वेस्टिगेशन करके अगर एक फैसला सादर कर देते हैं और उसके बाद वो पहले दिन ही जाके कोर्ट में जो है वो इन्वेस्टिगेशन सब्सटेंशियल नहीं है, तो उसका फायदा तो फिर उसको होगा कि जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन, जिसके अगेंस्ट आपने की थी। तो इसलिए हुकूमत ने एक अगर इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया है, मेरा ख्याल है कि जब तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, इसके बारे में कोई भी स्पेकुलेशन करना और कोई अंदाजे लगाना, वो मेरा ख्याल है कि कोई उसकी बनता नहीं है। हम वेट करें हुकूमत का, जब इसके ऊपर एक आउटकम आ जाएगा फिर आप बड़े शौक से आप अपने कमेंट्स दें, आप कहें कि जी इसमें ये गलत है, इसमें ये सही है। लेकिन अगर हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है, और ये जहन में रखना चाहिए कि इस मुल्क में, मैं अब इसको कंपैरिजन के तौर पे नहीं इस चीज को बयान कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में आटे और चीनी का बहरान जो है, अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे तो वो आपको शायद हर दूसरे साल में आपको नजर आएगा। लेकिन क्या किसी हुकूमत ने आज तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाने की कोशिश की या इसके बारे में अपनी इंटेंशन का इजहार किया? अगर पीटीआई की हुकूमत ने एक इरादा किया, एक इंटेंशन का इजहार किया, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ चीजें सामने भी आ गई, और उसके साथ हुकूमत इस बात का वादा भी कर रही है कि हमने इसके ऊपर किसी को बख्शना नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो ऑपोजिशन का कहना है वो ये है कि फिर एक काम करना है तो सही से उसको किया जाए, हाफ कुक्ड नहीं होना चाहिए। खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया, उनकी मिनिस्ट्री शफल कर दी गई, उनके भाई अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो ये विद इन द कैबिनेट शफलिंग जो कर देना, अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी है, माना कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, लेकिन जब उनका नाम आ गया है तो जब तक ये फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, ही शुड हैव स्टेप्ड असाइड, या उनको कह दिया जाता है कि जी आप एक तरफ हो जाएं, काबीना से आप बाहर चले जाएं, दोबारा से आपको शामिल कर लेंगे जब आप क्लियर हो जाएंगे। अली मुमताज साहब, इसमें मैं ये कहूंगा कि ये इंडिविजुअली जिसके खिलाफ भी इंक्वायरी अगर खुलती है, मैं एज ए प्रिंसिपल मैं ये कहता हूं कि उसको अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ये तो एक असूली बात है कि ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन एक ये इनफरादी स्टेप होना चाहिए। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, जो आपने बात खुद ही कही कि अनलेस प्रूवन हम किसी को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो शरीफ बरादरान जो हैं, उनकी शुगर मिल्स जो हैं उसके ऊपर भी उसी तरह से इल्जामात हैं जिस तरह जहांगीर तरीन के ऊपर हैं या खुसरो परवेज पे हैं या मोना सलाई पे हैं। देखें, इल्जामात सब के ऊपर हैं, लेकिन अगर हम बगैर रिपोर्ट का इंतजार किए अगर हम इनके ऊपर जजमेंट पास करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। जब हमने अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया और हम कहते हैं कि ये माफियाज हैं, तो 20 साल से तो माफियाज इस मुल्क को लूट रहे थे, तो अब चंद महीने इंतजार कर लें। क्या हुकूमत ने अगर आपको अप्रैल की डेट दी है और अगर वो मई आ गई है तो कोई बात नहीं, अगर आपने 20 साल इंतजार किया है तो एक आध महीना और इंतजार कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है अहमद जवाद साहब, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ये तारीखी कदम की जो अभी बात कही है अहमद जवाद साहब ने, मेरे प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी ये कहा था कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। चट्टान साहब, आपकी तरफ आते हुए जो भी अहमद जवाद साहब ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो पीटीआई की गवर्नमेंट करने जा रही है कि तहकीकात करे और तहकीकात के बाद फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनका चलें, कार्रवाई तो बाद में पता चलेगा, नाम सामने आए थे, तो ये तारीखी कदम है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए जी,
इस हुकूमत में इस तरह का कुछ इस तरह नहीं हुआ है जो पहले नहीं हुआ है और अब हो रहा है। पहले भी ये नेब का इदारा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और आज भी वही नेब का इदारा है और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और मेरे भाई ने कहा कि माजी की हुकूमतों में तो हर 2 साल बाद शार्टेज आ जाते हैं। ये शार्टेज आ गया था मुशर्रफ के दौर में और मुशर्रफ के दौर में भी यही लोग जिम्मेदार थे जो आज इनके पास है और आज जिम्मेदार है, यही लोग थे। न 5 साल हमारे दौर में हम जब आ गए तो लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, लेकिन फिर हमने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट कंट्री बनाया और हम गंदम भी एक्सपोर्ट करते थे, हम चीनी भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन कभी भी हमारे एक्सपोर्ट में किसी की जेब पे डाका नहीं पड़ा है। आप रेट चेक कर ले, 2008 से रेट चेक कर ले 2013 तक और 2013 से फिर रेट चेक कर ले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे तक। इसमें आपको नजर आएगा कि 1 या 2 रुपए का इजाफा हुआ है चीनी में तो हुआ है, इससे ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार आपने जो एक्सपोर्ट किया और क्यों नहीं होता था, क्योंकि हम इतना ही एक्सपोर्ट करते थे जितना हमारी जरूरत से ज्यादा चीनी था हमारे पास, जितने हमारे पास गंदम थे वो हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब इनके दौर में जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वही जो हमारे जरूरत था इससे ज्यादा चीनी उन लोगों ने मुल्क से बाहर भेज दिया और इसकी वजह से चीनी का शॉर्टेज बना और इसकी वजह से चीनी के रेट्स जो है वो बढ़ गए और अभी तक तकरीबन 92-93 में चल रहे हैं। ठीक है। जो कि हमारे और नवाज शरीफ साहब दोनों के अदवार में आप देख ले 37-38 जो था रेट था चीनी का, तो कभी इस तरह नहीं हुआ है। और इसके दौर में आप देख ले फिरदौसा शक़वान साहिबा वो बरी हो गई नेब से, बगैर पेश हुई, बगैर जेल गई, बगैर इंक्वायरी हुई। इस तरह बाबरवान साहब का आप देख ले। इस तरह मैं किस किस का आपको बताऊं, ये सिर्फ बातें करते हैं। इन लोगों का हुकूमत, इन लोगों का इंसाफ, इन लोगों के मदीनी का रियासत, इन लोगों का सब कुछ फेसबुक की दुनिया में है, ट्विटर की दुनिया में है। प्रैक्टिकल में न कुछ बदला है, बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं। वो पंजाब था, आप जाके पंजाब के अवाम से पूछ ले कि ये जो डिंगी का उबाया था तो आपका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा था, अब ये जो इनका वसीम अकरम प्लस है बुजदार साहब वो क्या कर रहे हैं अवाम के साथ। ठीक, तो इसके दौर में बदतरीन करप्शन भी बढ़ा है, करप्शन भी इनके दौर में बढ़ा है। इस मुल्क पे एक अजाब नाजिल हो चुका है। ये लोग जो आए हैं इस मुल्क में किसी ने किसी चीज में कोई तब्दीली नहीं देखी, ना इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया। अब दुनिया के मार्केटों में जाके आप वहां पे देख ले फ्यूल जो है किस रेट पे मिल रहे हैं। हमारे दौर में 100 सर ये तो जटान साहब हमेशा ये बहस रही है कि जी आलमी मंडी में तेल कितने का है, पाकिस्तान में कितने का है, ये तो हर दौरे हुकूमत में ये बहस रही है और नवाज शरीफ साहब के रेट पे दे रही है। अता तारड़ साहब आपकी तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब को लेकर बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी पता नहीं ईद के बाद क्या होने वाला है, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और उनका नाम अभी वॉच लिस्ट में फिर ईसीएल में आ जाएगा और फिर उनको दोबारा से कोई फरार का रास्ता नहीं मिलेगा, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए मुमताज साहब, मैं पहले ये बात करना चाहता हूं कि इन्होंने एहतसाब फेस कब किया है। केपी एहतसाब कमीशन के चेयरमैन के साथ जो हाल हुआ, जितने चेयरमैन उसके तब्दील किए गए, जिस चेयरमैन ने किसी मंसूबे में कोताही, कमी, करप्शन का नोटिस लिया उसको उठा के इन्होंने बाहर कर दिया। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं, फॉरेन फंडिंग केस में 6 दफा स्टे ले चुके हैं, अभी भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुप के बैठे हैं, सामना नहीं करना चाहते। कभी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त गुजार है उसकी दरखास्त देने की काबिलियत को चैलेंज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं। बीआरटी पेशावर पे नैब भी इंक्वायरी ना कर सका, ना एफआईए कर सका, वो भी स्टे ऑर्डर पे चल रहा है मामला, उसमें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हैं। हमने 3 मेट्रोज बनाई 70 किलोमीटर 90 अरब में, इन्होंने एक मेट्रो 25 किलोमीटर 115 अरब में मुकम्मल नहीं कर सके। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस और इंतहा की नाअहली, वो भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हैं। बिलियन ट्री सुनामी पे आ जाएं, ये 1 अरब दरख्त कहां लगा, किसने लगाया, कितने का खरीदा गया, कहां कहां पे इसको लगाया गया, जो रकबा ये बताते हैं वो 3/4 हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का।
यानी उस पे पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनने दी गई, तो ये किस एहतसाब की बात करते हैं पर आप अता भी तारड़ यहाँ, साहब, मैं इन भी यहाँ। तमाम बातों का एक जवाब ये भी तो है कि जैसा भी है पर हैंडसम तो है। वो ठीक है जी, वो फिर इसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। और माशाल्लाह हैंडसम जरूर हैं, मगर ये हमारे हैंडसम मुल्क का जो है हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा, अब आप शहबाज शरीफ साहब जी। की जो बात कर रहे थे, देखिए साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना में गिरफ्तार किया गया, 133 दिन की जो उनकी हुकूमत खाने में वो रहे और हिरासत में वो रहे, उस दौरान रमजान शुगर मिल के गंदे नाले केस में भी अरेस्ट किया गया, असासों की तहकीकात का भी आगाज किया गया। कोर्ट्स के अंदर एक धेले की करप्शन, एक धेले की कोई मैल प्रैक्टिस, कोई किकबैक, कोई कमीशन आज तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं साबित हो सका। 56 कंपनियां हवा में उड़ गई, कोई 56 कंपनियां नहीं, साफ पानी में भी सबकी बेलें हो गई और कोर्ट ने कहा कि जी इन्होंने बकायदा पैसे बचाए हैं कौम के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का केस बनाया, पंजाब असेंबली में हुकूमत पंजाब ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई करप्शन नहीं की, सॉलिड वेस्ट में भी सबकी बेलें हो गई हैं। अब जब कुछ ना मिले तो टिपिकल अंदाज है कि असासों का केस बना लें, कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन नहीं, रोज की बढ़कें। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि दोबारा गिरफ्तार करना है कर लें, वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अटक किला काटा है, उन्होंने लांडी जेल काटी है, उन्होंने मुशर्रफ की कैद काटी है, उन्होंने जिला वतनी काटी है, जिला वतनी में कैंसर में मुब्तला रहे, डटकर मुकाबला किया, वापस आने की 2 दफा कोशिश की, वापस भिजवाया गया। तो अब भी न्याजी की 133 दिन जेल काट चुके हैं, हिरासत में रह चुके हैं, अकूबत खाना काट चुके हैं, डट के मुकाबला करेंगे, इनकी इस फस्तायत, इनकी इस फैशिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं, दामन साफ है, पता है कि एक पाई की करप्शन भी इसमें शामिल नहीं है। और ये न्याजी की अना की तस्कीन के लिए ये सब काम हो रहा है, क्योंकि इमरान न्याजी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में डिलीवर किया है और इस वक्त वो उनको अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि इनसे डिलीवर हो नहीं रहा, इनकी परफॉर्मेंस है नहीं, इकोनॉमी को तबाह कर चुके हैं। ये शहबाज शरीफ पे कीचड़ उछाल के, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके, उनकी रेपुटेशन को टार्निश करके ये अपनी बैड गवर्नेंस पे पर्दा डालना चाहते हैं, रोज सनसनी फैलाते हैं। 3 बंदे छोड़े हुए हैं, कभी शेख रशीद आता है, कभी शहबाज गिल आता है, कभी शिराद अकबर आता है, शिबली फराज साहब भी इसी काम पे लग गए हैं। सुबह शहबाज शरीफ, दोपहर शहबाज शरीफ, शाम शहबाज शरीफ, रात शहबाज शरीफ, ख्वाब में शहबाज शरीफ, जागते हुए शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के नाम की तस्वीर पकड़ी हुई है। कोरोना से अमवात हो रही हैं, कोरोना से अस्पताल भर गए हैं, कोई पता नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, मगर क्योंकि शहबाज शरीफ को हमने दुश्मन डिक्लेयर किया है, बाय हुक और क्रुक हमने उस पे कोई आप इल्जाम ये कह रहे हैं कि लगाना है अस्पताल और भर उसको गए हैं। मुजरिम आज साबित करना वजीर है। आजम साहब का आज ही का बयान है कि उनका कहना है कि जी हमारे अस्पताल और उनमें जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है, अगर आप वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत बहुत बेहतर है। अहमद जवाद साहब, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नारा ये था कि जी हम किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम चोरों को पकड़ेंगे, हम लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लेकर आएंगे और हमारी हुकूमत की बुनियाद ही होगी। अब जब आप उसको लेकर चल रहे हैं कि जी हमने एक्शन लेना है, यही हमारा स्लोगन भी था, यही हमारा नारा था, इस पर हमें लोगों ने मुंतखब किया है, वोट दिए हैं, ताकत के ऐवानों में पहुंचाया, हमारी हुकूमत कायम हुई है। लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए एक आम आदमी के जहन में भी ये सवाल आता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन के दीगर और लोग, खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी वगैरह वगैरह करप्ट हैं और कसूरवार हैं, तो फिर वो नैब में जाकर मामला साबित क्यों नहीं हो पाता, मामला लटक क्यों जाता है? अगर आप लोग इतने ही आपकी वर्किंग है और आप लोग, और जैसे कि अभी कहा है कि 133 ये दिन की सजा काटी है इमरान खान साहब की, तो ये इमरान खान साहब के साथ मंसूब किया जा रहा है कि नैब इमरान खान साहब एक ही हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को हमें बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि नैब इज नॉट गवर्नमेंट। नैब एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और इसके चेयरमैन जो हैं वो PMLN की गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सर, ये नैरेटिव ऑपोजिशन का ये नैरेटिव है और ये नैरेटिव बिक भी रहा है। वो इसलिए बिक रहा है कि जब इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं, बावाज़े बुलंद ये कहते हैं कि किसी को नहीं वो छोड़ेंगे, तो उससे लग ये रहा है कि ही इज रनिंग द शो, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। जी, मैं आपको वही मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि नैब और गवर्नमेंट एक चीज नहीं है, ये एक टेक्निकल चीज है, ठीक है। इसमें सियासी बयानात दिए जा सकते हैं, इसमें रिटोरिक मैसेजेस दिए जा सकते हैं कि जी वो उन्होंने ये कहा तो ये ऐसे है तो वैसे है, जो एक टेक्निकल सिचुएशन है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि नैब को आप गवर्नमेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते।
اب جہاں تک گورنمنٹ کی ایک ارادے کا تعلق ہے یا انٹینٹ کا تعلق ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو ہم رپیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہیں کوششیں بھی کر رہے ہیں. لیکن اب جو نیب کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے، میں تو یہی سمجھوں گا کہ نیب جو ہے، جو توقعات نیب سے احتساب کے حوالے سے تھیں وہ شاید پوری نہیں ہو سکیں، کیونکہ پچھلے 2 سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب میں لوگ انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ضمانتوں سے لے کے کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے اور 6 مہینے انگلینڈ میں بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے پھر واپس بھی نہیں آتے. تو یہ آنا جانا بھی چل رہا ہے، ضمانتیں بھی چل رہی ہیں اور کوئی کیس کنکلوژن کی طرف نہیں پہنچ سکا. سر اس لیے کیونکہ کیسز کمزور ہیں شاید. دیکھیں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو کیس کمزور ہیں یا کیسز کو کمزور بنایا گیا ہے یا پروسیکیوشن کو کمزور بنایا گیا ہے یا ادارے کے اندر جو ہے اس کی کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ وہ اس لیول کی، اس ہائی لیول کی وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کو ایک افیکٹولی کرنے سے قاصر ہے. تو یہ تو سر پھر تو نیب کو فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز کرنے سے قاصر ہیں تو پھر صرف بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اپنے ادارے کے لیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس کی جگہ پہ کسی ایسے ادارے کو یہ کام دے دینا چاہیے جس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے. جی میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، ہم تو اس کے چیئرمین کو بھی چینج نہیں کر سکتے. آپ آج اگر اس کو کریں گے تو وہ کل سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف لے کے واپس آ جائیں گے. ہم چھوٹے چھوٹے اداروں میں جہاں پہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان کو چینج کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا ادارہ جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں. دیکھیں ہمیں اس ملک میں ریفارمز تو لانی پڑیں گی اکاؤنٹیبلٹی کی. اکاؤنٹیبلٹی اس نظام کے اندر تو فیل ہو چکا ہوا ہے. اس نظام کے اندر جو ہے پاورفل، وہ چاہے نیب سے اس کو ریلیف مل جائے یا اس کو ہائر کورٹ سے ریلیف مل جائے، وہ تو ایک بالکل عام آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن ہم تو بات اپنی کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، ہم کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاورفل جو ہے اس کو قانون کے سامنے جھکایا جا سکے. تو یہ ہماری ایک کوشش ہے، ایک ارادہ ہے، ایک وعدہ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ جو ہے وہ عمل پیرا ہے. ٹھیک جی چٹان صاحب کلوزنگ ریمارک سر آپ کی، پھر اس کے بعد ہمیں عطا طارق صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیے جی یہ کس طرح کا آزاد ادارہ ہے جس پہ خود اس کے نیب کی چیئرمین نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ پردوسا شقوان کے کیس کو ختم کرے، مجھ پہ دباؤ ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس کو ختم کرے، مجھ پہ دباؤ ہے کہ آپ بابروان کے کیس کو ختم کرے. وہ تو ابھی تک وہ کیسز تو ختم ہو گئی. پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ پلانا بندہ جیل جائے گا، وہ لوگ جیل چلے گئے. ٹائم کم ہے اس لیے میں شارٹ کہہ رہا ہوں. پھر جو ان پہ الزامات ہیں تو ان کے لوگ باہر پھر رہے ہیں، جو ہمارے لوگوں پہ الزامات ہیں وہ جیلوں کے اندر ہے، ان پہ کیسز چل رہے ہیں. تو یہ کس طرح کا آزاد ادارہ ہے؟ اگر یہ آزاد ادارہ ہے تو آج مجھے بتائے کہ نہیں چٹان صاحب ابھی آپ نے احمد جواد صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں نہ اس کے چیئرمین کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ان کا ادارہ ہے، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. یہ پہلے بھی ریموٹ کنٹرول ادارہ تھا، لیکن جب سے ان کے چیئرمین کے ویڈیو چلا ہے کہ آدھا ویڈیو چل گیا اور آدھا بعد میں چلائیں گے، اس کے بعد تو یہ بالکل بیٹھ گیا ہے. ابھی تو بالکل اشارہ ریموٹ تو کیا، آپ تو ایسے ہاتھ کے ہوا سے اس کو ہلاتے کہ جس طرف چاہے اس طرف کرے تو اس طرف ہوتا ہے، جب اس طرف کرے ویڈیو چلنے کے بعد تو اس ادارہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب تو اس میں کچھ نہیں ہے. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ اب یہ ادارہ کچھ نہیں ہے. یہ جس کو جو آرڈر دیا جاتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ پکڑے یہ پوچھتے نہیں کہ بھائی میں اس کو کیوں پکڑوں، اس کا جرم کیا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ ضمانتوں پہ باہر آ رہی ہیں. جو ہمارے لوگ ضمانتوں پہ آ جاتے ہیں تو اس پہ تو یہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی نے اسٹے لی ہے جن کیسوں میں، مجھے بتائے ابھی تک نیب نے کون سے کیس میں سپریم کورٹ میں جا کے اور اسٹے کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوئی جدوجہد کیا، انہوں نے کوئی کیس چلایا، اس کے لیے کوئی اپیل کیا. تو یہ کس طرح کا آزاد ادارہ ہے؟ اگر آزاد ادارہ ہوتا تو ہم کو جو ریلیف عدالتوں سے ملتا تو اس کے خلاف بھی یہ نہیں جاتے سپریم کورٹ میں.
और अगर आज़ाद इदारा होता तो जो पीटीआई को जो वहाँ पे अदालतों में उन्होंने स्टे लिए, इसके खिलाफ भी ये लोग जाते, लेकिन नहीं जाते हैं। अपोजिशन के खिलाफ अता तारर साहब, और इनके मिनिस्टरों same को क्या question पता is for you, चल sir. जाए 2 महीने पहले कि ये जेल जाएगा। सेम क्वेश्चन इज फॉर यू सर, अगर ये इदारा आजाद है, इमरान खान साहब अमेरिका गए और एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए फरमाया कि शाहिद खाकान ने कहा था कि अगर मैं करप्ट हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। अब मैंने पकड़ लिया, नैब ने अरेस्ट किया था, जो हमने देखा, आपने देखा, दुनिया ने देखा। अब इमरान खान साहब ने किस तरह पकड़ा, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, अहमद जवाद साहब बता सकते हैं कि उनकी क्या मुराद थी कि मैंने पकड़ लिया। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट इस कंट्री में सॉवरन है, सुप्रीम है। नैब लॉज अमेंड करना, नैब को अबॉलिश करना, ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। एग्जैक्टली। और बिल्कुल वो उसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसमें जो मर्जी पार्लियामेंट चाहे, वो स्याह सफेद जैसे भी चाहे वो उसको कर सकती है। उस पर लीगली, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कदगन नहीं है। नंबर 3, जो अपोजिशन के रहनुमा अब तक राउंड अप किए गए हैं और एक एक केस में 400-400 कॉल अप नोटिस दिया गया है, नैब को बतौर सियासी टूल, नैब नियादी गठजोड़ के जरिए इस्तेमाल किया गया है, लोगों को ज़दोकोप करने के लिए, लोगों को हिरासा करने के लिए। मुझे ये बताइए कि जुल्फी बुखारी साहब की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कंपनीज हैं, ब्रॉडबेरी, केटेक, बेला के नाम से, उनकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर वेल्थ है, पैनामा में उनका नाम आया था, उनको 3 कॉल अप नोटिस सर्व हुए, तीनों कॉल अप नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, उनको पेशी के लिए बुलाया गया, वो नैब में पेश नहीं हुए। नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि वो अदम ताबुन कर रहे हैं, वो ताबुन नहीं कर रहे तफ्तीश के साथ, बगैर बुलाए, बगैर जवाब के उनको बेगुनाह करार देके इंक्वायरी बंद कर दी गई। भाई क्यों बंद कर दी गई? और जो आटा चीनी का नोटिस लिया गया, कितने नोटिस इशू हुए हैं, किस किस को बुलाया गया है, किस किस को गिरफ्तार किया गया है? नैब के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में लिखा है कि इस शख्स को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि ये गिरफ्तार ना हुआ तो शवाहिद मिटा देगा। तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। शहजाद अकबर साहब का नैब से क्या ताल्लुक है? वो नैब की तर्जुमानी कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और आजकल वो नैब को हिदायत कैसे जारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अता तारर साहब, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है जी। पॉइंट टेकन। और आपने जो भी ये पॉइंट्स रेज किए हैं उसमें जैसे कि अभी अहमद जवाद साहब से बात हुई है, हकीकत भी कुछ ऐसी है कि इतना ज्यादा मलाइन हो रहा है इदारा, नैब का ऑपोजिशन भी कह रही है कि ठीक काम नहीं हो रहा है, और ये जैसे कि अभी अता तारर साहब ने कहा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। फिर कुछ दिन पहले चौधरी बरादरान की तरफ से भी कहा गया था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा है। तो फिर इस इदारे को लेकर इसमें अगर बेहतरी लानी है, जो कि बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बस एक्विजिशंस हैं लेकिन प्रूफ कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर इट्स हाई टाइम कि पार्लियामेंट से इसके अंदर फिर वो जो जरूरत के मुताबिक रद्दबदल है वो किया जाए। आज के प्रोग्राम से जी बस इतना ही। अता तारर साहब आपका, अखुंजादा चटान साहब आपका और अहमद जवाद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।